देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत बड़ा सर्वे, एक ऐसा सर्वे जिसमें देश की राय हमने जाननी चाहिए कि आखिर आने वाला समय चीन के लिहाज से, पाकिस्तान के लिहाज से, नेपाल के लिहाज से कितना मुश्किल भरा हो सकता है या फिर क्या क्या हो सकता है और क्या भारत तैयार है। यह एक सर्वे किया है TV9 भारतवर्ष ने एक्सक्लूसिवली आपके लिए। लेकिन इस सर्वे को दिखाने से पहले एक अच्छी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। इस साल के आखिर तक आएगा S-400 सुपर मिसाइल सिस्टम। भारत को एक साल पहले ही मिलेगा S-400 सुपर मिसाइल सिस्टम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने। S-400 जिससे कांप जाए कोई भी दुश्मन, वो भारत को मिल जाएगा पहले ही। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यहां पर रोचक बात यह भी होती है जानना कि S-400 एक साल पहले मिलेगा भारत को। यहां की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और यह जो जानकारी हमारे सामने है वो जानकारी यह है कि S-400 मिसाइल सिस्टम भारत को एक साल पहले ही मिल जाएगा। यानी कि इस वक्त ये टॉप स्टोरी। सीधे मैं आपको लेके चलता हूं यहां पर इस ब्रेकिंग न्यूज पर एक क्विक रिएक्शन। मेरे साथ सुमित, मेरे सहयोगी है। सुमित, सबसे बड़ी खबर। यहां पर S-400 दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल सिस्टम इस वक्त भारत को मिलने वाला है, वो भी एक साल पहले। यानी कि मनीष झा के पास मैं चलूंगा। मनीष, क्विकली मुझे बताएं, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब रूस के दौरे पर थे और रूस के उप प्रधानमंत्री के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, उसके बाद रूस ने ये ऐलान भी किया था कि भारत की तरफ से जो रक्षा जरूरतों की मांग की गई है, हम जल्द से जल्द उसकी आपूर्ति करेंगे। और साथ ही साथ भारत ने जो S-400 जैसी डील आगे बढ़ाई थी, उसे भी हम जल्द से जल्द यहाँ पर मुहैया कराएंगे। तो जाहिर है कि भारत को जब रूस S-400 एंटी टैंक मिसाइल आपूर्ति करेगा तो भारत की रक्षा जरूरतें काफी मजबूती के साथ पॉइंट नोटेड। और हम अपने दर्शकों को पॉइंट नोटेड। ये आपने जो बात बताई है सबसे महत्वपूर्ण चीज है। भारत को एक साल पहले S-400 मिसाइल सिस्टम मिलने वाला है। मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे दर्शकों को अब मैं शुरू करने जा रहा हूं हमारा जो आज का सबसे बड़ा सर्वे है वो दिखाने के लिए। हमारे खास मेहमान, मैं आपको बताना चाहूंगा कौन कौन जुड़ चुका है। यहां पर मेरे पास पूरी लिस्ट है। युक्तेश्वर कुमार इस वक्त मेरे साथ है, सिनोलॉजिस्ट, कॉलमनिस्ट ऑन चाइना, और ये चीन को समझते हैं और हमें अच्छे तरीके से बताते हैं कि आखिर चीन क्या सोच रहा है। मेरे साथ हैं मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी, ये हमें बताएंगे कि आखिर स्ट्रेटेजिकली भारत का भी क्या हाल है और कैसे हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। मेजर जनरल विशंबर दयाल, ये हमें समझाएंगे कि अब अगला कदम क्या हो सकता है। और अशोक सज्जनहार जी, फॉर्मर डिप्लोमैट, यानी कि सब युद्ध नीति के अलावा एक और चीज क्या होगी। और जो हमारे तीन रिपोर्टर्स हमारे सामने इस वक्त आ रहे हैं, अभिषेक आपके सामने दिखेंगे आपको सीधे लद्दाख से, सुमित न्यूज रूम से, मनीष झा इस वक्त ग्राउंड से हैं, ये सब हमें बताएंगे। लेकिन पहले सर्वे का सवाल लेते हैं। यहां पर ये बिग स्क्रीन पर हमारा सर्वे, पहला सवाल आपके सामने, ये देखें आप। पहला सवाल हमने जो सर्वे में पूछा है वो आपके सामने, जरा इसको फ्लैश करें। चीन, पाकिस्तान, नेपाल पर चीन के खिलाफ भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए। मैं चाहूंगा जरा मेरे कान में भी थोड़ा म्यूजिक दे। चीन के खिलाफ भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए। मोदी जैसी 63वीं सदी, पहले जैसी 30वीं सदी, कह नहीं सकते 7वीं सदी। यानी 63वीं सदी, 30वीं सदी कह रहे, पहले जैसी, लेकिन रणनीति क्या होनी चाहिए। मोदी जैसी रणनीति। सीधे मैं चलूंगा यहां पर, चीन के खिलाफ भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए। सीधे चलूंगा मैं, अशोक सज्जनहार जी मेरे साथ हैं। अशोक जी, क्या रणनीति होनी चाहिए, मोदी जैसी यानी एग्रेसिव पोस्चरिंग या सॉफ्ट, क्या होना चाहिए सर? देखिए, बिल्कुल एग्रेसिव पोस्चरिंग होना चाहिए, क्योंकि ये चीन हमारे ऊपर कोएर्सिव डिप्लोमेसी करने का प्रयास कर रहा है। अपने सारे उसने
जो सीमा पर हैं अपने बहुत ज्यादा तादाद में सैनिक भी ले आए हैं, टैंक ले आए हैं, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर ले आए हैं, सब कुछ ले आए हैं। हमारे ऊपर दबाव डालना चाहते हैं, एक तो ये बताने के लिए जो आपकी जो हैसियत है वो हमसे बहुत कम है, हम कभी भी आपके ऊपर जो कुछ चाहें कर सकते हैं। दूसरा दबाव डालना चाहते हैं जो आप अपनी जो पोजीशंस हैं, आपकी जो आप अमेरिका के इतने पास जा रहे हो, आप और क्वाड बना रहे हो, आप चीन के विरुद्ध जो आपने एफडीआई वगैरह किया है वो सब पोजीशन में आप हटाइए। हमको मजबूती से खड़े होने कर रहना पड़ेगा निशांत, पहली बात। दूसरा, अपने को आर्थिक तरीके से, आर्थिक रूप से हमको बहुत ही अपने को मजबूत करना पड़ेगा। तो जो भी अब ये वाले नए पॉलिसी डिसीजंस लिए गए हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, 10% जीडीपी का हमारा जो स्टिमुलस आया है एग्रीकल्चर में, एमएसएमईज में, हमको अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाना है। उसी से हमको बल मिलेगा, जो हमारी सैन्य शक्ति जो है हमारे बॉर्डर्स पर वो भी अच्छी तरीके से वहां पर तैनात हो। सर, आप मेरे साथ अशोक जी बने रहिए, क्योंकि अभी मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आ रही है और ये बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा अशोक जी आप उस पर कमेंट करें। स्क्रीन पर आपके सामने हमारे खास मेहमान, हमारे सभी रिपोर्टर्स, रुपेश स्टैंड बाय, स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अभिषेक स्टैंड बाय, स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। विशंबर सर, वेलकम आपका। और सीधे इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको दिखाना चाहूंगा और उसके बाद इस सर्वे पर जाना चाहूंगा। बड़ी खबर जो हमारी आई है, भारत की चीन को दो टूक, हमारी है गलवान घाटी, एलएसी से चीन पीछे जाए। भारतीय राजदूत विक्रम मिस्त्री का यह बयान है। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिस्त्री का यह बयान। चीन ने दोनों देशों के भरोसे को तोड़ा, एलएसी पर अप्रैल वाली स्थिति बहाल करे चीन। यह एक बार फिर से दिखाएं बड़ी खबर। आप इस चीज को समझें कि चीन में जो भारत के राजदूत हैं उनका यह बयान है। यानी कि मैं आपको यह ब्रेकिंग हमारा जो सर्वे है उसके बगल में दिखाना चाहूंगा, जिससे दोनों चीजें आपको दिखाई दें। यह ब्रेकिंग हमारे सर्वे के बगल में, जरा ध्यान से देखें। भारत को जो एम्बेसडर है वहां पर, उनका यह बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, एलएसी पर अप्रैल वाली स्थिति बहाल करे चीन। भारतीय राजदूत विक्रम मिस्त्री का यह बयान है। चीन ने दोनों देशों के भरोसे को तोड़ा है, एलएसी पर अप्रैल वाली स्थिति बहाल करे चीन। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपके सामने बता रहा हूं और यह काफी मैटर करता है। अशोक जी, सर मुझे एक चीज एक्सप्लेन करें। यूजुअली डिप्लोमेसी में बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब लैंग्वेज इतनी स्ट्रॉन्ग यूज होने लगे तो इसका मतलब दे आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड रेडी फॉर द बेस्ट। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, विक्रम मिस्त्री हमारे साथ हुआ करते थे वॉशिंगटन में, मेरा काउंसलर थे वो, और अब वहां पर एम्बेसडर बनकर गए हैं। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है। देखिए, जो स्थानीय राजदूत होता है वो कभी कड़े शब्द इस्तेमाल नहीं करता है। स्थानीय राजदूत का काम होता है उनसे कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, तो बहुत ही सॉफ्ट जबान में बात करते हैं। जो कड़वी बात कहनी होती है वो अपना राजधानी को कही जाती है, दिल्ली को कहेंगे जो आप वहां से वो संदेश दीजिएगा। पर जो मैन ऑन द स्पॉट होता है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट जबान इस्तेमाल करता है। विक्रम मिस्री को भी अब ये इंस्ट्रक्शंस गए हैं जो आप बिल्कुल ये कड़ी जबान का इस्तेमाल करिए, प्रयोग करिए, क्योंकि जरूरत है चीन के लोगों को एक मैसेज देने की। क्योंकि चीन के लोगों को मैसेज आ रहा है उनके विदेश मंत्रालय से, उनके रक्षा मंत्रालय से। भारत का क्या उसमें है, क्या रुख है, वो उनको बताने की बड़ी आवश्यकता है। और चीन के जो भी अखबार हैं, जो भी न्यूज मीडिया है, वो हमारे भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के, प्रधानमंत्री के, रक्षा मंत्री के जो भी बयान हैं उनको एकदम वो डिलीट कर रहा है। तो इसीलिए मेरे विचार से बिल्कुल जरूर हो जाता है जो वहां की जनता को बताने के लिए, वहां की सरकार को बताने के लिए ये बहुत आवश्यक है। जो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, वेरी क्विकली आई विल मूव ऑन टू द अदर गेस्ट। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल अजय चतुर्वेदी, विशंबर दयाल जी भी। अजय जी, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा जनरल चतुर्वेदी की अभी जो स्ट्रैटेजी है भारत की ग्राउंड पर, क्या और ज्यादा बिल्डअप होना चाहिए, क्या पूरा शो ऑफ स्ट्रेंथ होना चाहिए? क्योंकि यहां पर एक और चिंता का विषय है सर, वो चिंता का विषय है द अदर फ्रंट व्हिच इज पाकिस्तान। तो क्या हम दोनों फ्रंट हैंडल करने के लिए तैयार हैं? देखिए, ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कुछ दिन पहले कह चुके हैं कि हम टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं। हमारे सीडीएस ने भी ये बात कही है। और इसमें जो मैं कुछ चीजें जो बताना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि चाइना को आज से हम लोगों को बिल्कुल ये तय कर लेना चाहिए कि चाइना ना हमारा दोस्त था, ना है
और ना होगा। जी। तो हमको जो अपनी पूरी तैयारी करनी है, जिसमें कि हमारी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का एप्लीकेशन चाइना के अगेंस्ट पूरी तरह से उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। अंडरस्टूड। जिसमें कि अभी जो अशोक जी ने बताया बड़ी अच्छी बात कि हमें इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ मेरा ये विचार है कि उसकी इकोनॉमिक ताकत को भी हमें घटाने की कोशिश करनी पड़ेगी, जिसमें कि जो हम लोगों ने से नो टू चाइना, उसके लिए बहुत सारे लोग इंडिया में भी जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए ऐसा। हम लोगों को पूरी तरह से उसकी इकोनॉमिक्स पे चोट करने की जरूरत है। जहां तक फोर्स डिप्लॉयमेंट का सवाल है, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि गलवान उसके पेंगोंग से पहले था, उसके बाद उसने अभी डेप्संग को एक्टिवेट करने की कोशिश की है। कल एक मैसेज आया था कि शायद वो ये कोशिश अरुणाचल में भी करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान में उसके J-10 एयरक्राफ्ट स्कार्डू में पहुंच चुके हैं, तो इसलिए ये उसका पूरी कोशिश है। और जैसा कि अशोक जी ने बिल्कुल सही बोला कि उसका पूरा इरादा ये है, ये दिखाने की तुम्हारी हैसियत क्या है। तो अब हम लोगों को भी ये कहना चाहिए कि भाई साहब हमारी हैसियत तो जो है सो है, पहले हम आपकी हैसियत दिखा देते हैं। 15 तारीख को हिंदुस्तान के जाबाजों ने जो गलवान में किया, उसके बाद 72 घंटे में ब्रिज बना दिया। उसके बाद जहां डेप्संग में उसका डिप्लॉयमेंट हुआ, उसके अगेंस्ट उतना ही डिप्लॉयमेंट हो गया। हमने T-70 T-90 टैंक्स भी वहां पहुंचा दिए, हमारे 30 MKI भी वहां पे हैं। और अभी जिस तरीके से बिल्डअप हो रहा है, इसलिए आप तैयार रहिए कि ये बहुत एक लंबा सा चलेगा। और इसमें मेरा एक और जो मानना है स्ट्रैटेजिकली कि सिर्फ अगर इनको हम रोक के रखें, तो जो एक स्ट्रैटेजी में होता है कि करीब 23 डिस्प्यूटेड पॉइंट्स हैं। लद्दाख में भी कई जगह हैं जहां की हमारी पोजीशन उनसे ज्यादा अच्छी है, तो हम लोगों को उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करनी चाहिए। इनको तो रोक के रखना ही चाहिए। पॉइंट नोटेड। आपने जो पॉइंट रखा है, मैं थोड़ा सा इसको आगे मूव ऑन करूंगा। विशंबर सर, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे सर्वे का अगला पॉइंट, रुपेश आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास आ रहा हूं और अभी मैं आपको सीधे लेके जाता हूं मेरे सर्वे के अगले पॉइंट पर। यहां पर सीधे चलते हैं, आपके सामने लेकर चलता हूं मैं यहां पर, और वो ये है हमारा सर्वे का दूसरा सवाल। स्क्रीन पर फ्लैश करें अभी वेरी क्विकली। दूसरा सवाल यह है, क्या इस वक्त नेपाल और पाकिस्तान की सरकारें चाइनीज रिमोट से चल रही हैं? नेपाल और पाकिस्तान की सरकारें, क्योंकि नेपाल के अलावा पाकिस्तान की एक ब्रेकिंग है शाह महमूद कुरैशी वाली, मैं चाहूंगा इसके बाद वो तैयार करें प्लीज। हां, नेपाल और पाकिस्तान की सरकारें चाइनीज रिमोट 85%, नहीं 12%, कह नहीं सकते 3%। यह समझिए, यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए आप खाली चाइना से नहीं लड़ रहे हैं, आपके सामने नेपाल खड़ा हो गया है, आपके सामने पाकिस्तान पहले से था, यानी 3 फ्रंट। एक और 85% नहीं, 12% कह नहीं सकते 3%। नेपाल और पाकिस्तान, ये मैं सीधे यहां पर चलूंगा। मेरे साथ एक बड़ी खबर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और ये सर्वे का जो पॉइंट है, सर्वे के पॉइंट पर मैं पहले रिएक्शन ले लूं। विशंबर सर, नेपाल, पाकिस्तान और LAC, 3 फ्रंट, और सबके ऊपर राय यही है कि ये तीनों चाइना की तरफ से चल रहा है। हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? हम अपने पड़ोसियों के बीच में ही एकदम अकेले नहीं रह सकते। देखिए, काफी दिन से चाइना की मुहिम थी कि किसी तरह वो नेपाल को अपने साथ ले ले, किसी तरह बांग्लादेश को भी ले ले। पाकिस्तान हमेशा से उसके साथ है। पाकिस्तान और चीन का बहुत पुराना रिश्ता है, और ये सोची समझी चीन और पाकिस्तान की, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये ISI और चीन के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स, उनकी एक बहुत सोची समझी चाल थी कि इस समर में वो कुछ करेंगे। कोविड का एक ऐसा माहौल मिल गया उनको जिसमें वो इसमें सफल हो गए, और उन्होंने ये तनाव LAC पर पैदा कर दिया। जहां तक नेपाल की बात है, मैं नहीं समझता अभी इस किस्म का कोई खतरा है या इस किस्म का कोई वो हो सकता है। नेपाल की जो पॉपुलेशन है, बल्क पॉपुलेशन हमारे साथ है। ये दुर्भाग्य की बात है कि कुछ पॉलिटिशियंस हैं वो पावर में आ गए हैं और वो चाइना का विशंबर सर, एक चीज बताइए, मैं आपसे एक चीज को समझना चाह रहा हूं सर, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं। क्या जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से, क्या नेबरिंग स्टेट्स के लिहाज से यह हमारे लिए बहुत टफ टाइम नहीं है कि चीन सबको डोमिनेट कर रहा है और हम इस तरीके से फेल होते जा रहे हैं? देखिए, पिछले, इस पे सज्जनहार साहब ज्यादा बोल सकते हैं और ज्यादा ब्रीफ दे सकते हैं, पर पिछले 5-6 साल से नहीं, पिछले 10 साल से चीन की ये बहुत कोशिश है, और हम तो कह रहे हैं पिछले 20 साल से वो लगा हुआ है कि भारत के चारों तरफ एक
जो रिंग बना दिया जाए, भारत को चारों तरफ से घेर लिया जाए, ये उसकी कोशिश रही है। वो श्रीलंका में भी, म्यांमार के साथ भी, बांग्लादेश के साथ भी उसकी ये कोशिश है। कहां तक वो इसमें सक्सीड होगा मैं नहीं समझता, क्योंकि पीपल टू पीपल रिलेशन जो सर, मैं आपसे एक रिएक्शन लूंगा अभी। विशंबर सर, आपने जो पॉइंट रखा, एक रिएक्शन लेना चाहूंगा मैं आपसे। मेरे सामने इस वक्त की टॉप स्टोरी एक आ रही है, अभी ये सर्वे के पॉइंट्स आपके सामने चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बड़ा आरोप, भारत ने ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तानी राजनयिकों को निकाला, चीन विवाद से ध्यान भटकाने के लिए राजनयिक को निकाला। शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा है। मनीष झा से हम जाएंगे सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन चीन विवाद से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान के यहां के जो उनके जो डिप्लोमैट्स थे, जो स्पाई बनकर काम कर रहे थे, इसलिए उनको निकाला। मनीष, क्विकली इस पर रिएक्शन दे मुझे। देखिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान दरअसल उसी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत चीन का एक अलायंस बनकर पाकिस्तान भारत के मामले में बयानबाजी कर रहा है, या फिर भारत को वो इन सब बातों को कहकर एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहा है। जो बात लगातार हम लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ चीन से अपना सामना कर रहे हैं, बल्कि चीन के इशारे पर पाकिस्तान अपने नमक की हक अदायगी करेगा और इसके लिए हमें तैयार रहना भी होगा। और चूंकि निशांत, इससे पहले आप लोग नेपाल की बात कर रहे थे, तो मैं इसलिए जोड़ना चाहता हूं क्योंकि लगातार हमारे पास खबरें आते हैं। मनीष, मैं नेपाल पे आपके पास आऊंगा, मेरे पास नेपाल पे और इंफॉर्मेशन है, आप मेरे साथ बने रहिए। मनीष, मैं नेपाल पे आपसे जरूर सवाल पूछूंगा, लेकिन ये हमारे लिए इस वक्त की बड़ी खबर। मैं सीधे चाहूंगा इस ब्रेकिंग को अभिषेक के साथ दिखाएं। अभिषेक, सवाल मेरा यह है कि अभी इस वक्त जहां पर आप मौजूद है वहां पर क्या तैयारी है? नंबर 1, मैं रोज आपसे तैयारी इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सबको पता है उस बॉर्डर पर कई ऐसे सैनिक हैं जो कश्मीर से लौटे, बीच में उनका एक स्टे होता है, फैमिली स्टे, फिर कश्मीर के बाद वहां चले जाते हैं, यहां से कश्मीर चले जाते हैं। हम दोनों फ्रंट हैंडल करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान की जो मिसएडवेंचर्स हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। निशांत, मैं अभी लद्दाख में हूं। यहाँ एक बात बहुत ही क्लियर है कि देखिए, दो तरह की रणनीति। पहली तो ये कि जहां पर अभी कन्फ्रंटेशन चीन के साथ में चल रहा है, चाहे वो पैंगोंग त्सो का इलाका हो जो फिंगर पॉइंट हो, खास तौर पर फिंगर 4, और या गलवान घाटी, या फिर और जहां पर नया फ्रंट खोलने की चीन कोशिश कर रहा है, देप्सोंग का इलाका, दौलत बेग ओल्डी से थोड़ा सा नजदीक, उन तीनों ही जगहों पर जो हमारी सेना है उसका मोबिलाइजेशन पहले से कहीं ज्यादा है। लगातार एयर कॉम्बैट पेट्रोलिंग जारी है। हमारे सुखोई जगुआर, हमारे सुखोई मिराज, मिग 29, चिनूक, अपाचे, ये सब जो है इस हम देख रहे हैं सुबह से लेकर के हमें इनकी गड़गड़ाहट सुनाई पड़ना शुरू कर देती है। जो पेट्रोलिंग पॉइंट हैं सारे वहां पर और भी ज्यादा रीइंफोर्समेंट। दूसरी बात कि जहां पर चीजें अभी उतनी ज्यादा खराब नहीं है, जहां पर स्टेबल है, वहां भी भारतीय सैनिकों की जो संख्या है उसको बढ़ाई गई है। वहां भी और ज्यादा किसी भी घटना की सूरत में वहां पर साजो सामान पहुंचाया जा सके, इसके पूरे इंतजाम किए गए हैं। और टेक्निकल सर्विलियंस जो है वो भी लगातार जारी है, लगातार निगरानी भी चल रही है। यानी कि चीन को कहीं से भी, ये जो पूरा लद्दाख की जो पूरी सीमा है 1547 किलोमीटर की, कहीं भी कोई भी ऐसा स्पेस नहीं है, कोई भी ऐसा स्कोप नहीं है जहां चीन द्वारा मिस एडवेंचर करने की ये आप जो बता रहे हैं मेरे लिए सबसे अच्छी खबर है कि चीन को हम ब्रीदर भी नहीं दे रहे। लेकिन इस वक्त रुपेश स्टैंड बाय, हवाओं का रुख काफी तेज है, पीछे में देख रहा हूं आपका छाता उड़ा जा रहा है, लेकिन अभी जो छतरी उड़ रही है वो ओली सरकार के ऊपर से है। सीधे इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय सीमा पर नेपाल ने सड़क निर्माण किया तेज। उत्तराखंड के धारचूला सीमा पर नेपाल बना रहा है सड़क। 134 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने में जुटी नेपाली सेना। सड़क बनने से आसान हो जाएगी चीन की पहुंच। नेपाल ने बॉर्डर पर हेलीपैड का भी निर्माण किया। बड़ी खबर एक बार फिर से, भारतीय सीमा पर नेपाल ने सड़क निर्माण तेज कर दिया है। उत्तराखंड के धारचूला सीमा पर नेपाल बना रहा है सड़क। 134 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने में जुटी नेपाल की सेना। सड़क बनने से आसान हो जाएगी चीन की पहुंच। नेपाल ने बॉर्डर पर हेलीपैड का भी निर्माण किया। इस खबर को 50-50 में लीजिए रुपेश के साथ। रुपेश, वेरी क्विकली, नेपाल बॉर्डर की अगर बात की जाए तो ऐसा लगता है कि चीन कठपुतली की तरह वहां की सरकार को नचा रहा है और वो करता जा रहा है जो चीन की मदद करेगा, चाहे वो सड़क का निर्माण हो या जिस बॉर्डर पे आप खड़े वहां पर। ओवर टू यू। जी हाँ, बिल्कुल। और चीन यही चाहता है कि किस तरीके से
आर्थिक रूप से इतना मजबूर कर दिया जाए नेपाल की सरकार को, और जो ओली सरकार जिस तरीके से दिख भी रही है, जिस तरीके से वो एक्ट कर रही है, हालांकि ओली सरकार के खिलाफ जो विद्रोह है, जो विद्रोह की आवाज़ें हैं वो लगातार मुखर हो रहे हैं। ना सिर्फ संसद में नेपाली कांग्रेस, बल्कि जब नक्शा जब पास हो रहा था तो निचली सदन में 11 सांसद अनुपस्थित थे, जिसमें से 4 सांसद ऐसे थे जो कि ओली सरकार यानी कि उनकी जो पार्टी है नेकपा, उस पार्टी के 4 सांसद थे जो अनुपस्थित थे। संसद में लगातार उनकी पार्टी। मैं इस खबर पर आ रहा हूं, मुझे ग्राउंड बताइए। देखिए ये खबर है मेरे पास, ये खबर है मेरे पास। रुपेश मुझे ग्राउंड बताइए। मैं समझ सकता हूं बारिश बहुत तेज है, लेकिन आपके पीछे का मैं पिलर देख रहा हूं, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। अभी देखिए जिस पिलर पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर अभी सैकड़ों लोग मेरे पीछे खड़े थे, लेकिन बारिश की वजह से लोग चले गए। और इस गांव की खासियत ये है, ये सीवान है। यहाँ अगर मैं एक कदम इधर जाऊँ तो मैं नेपाल में हूँ, और एक कदम इधर आऊँ तो मैं इंडिया में हूँ। और यहाँ के लोग इतने रचे बसे हैं एक दूसरे में। नेपाल की तरफ के लोग कह रहे थे कि अगर चाइना के साथ अगर नेपाल अगर उसकी सह पे अगर भारत से लड़ाई लड़ने की स्थिति में आता है, तो नेपाल के लोग कह रहे थे कि हम भारत के साथ होकर चीन के खिलाफ लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, जो एक नहीं, थोड़ी देर बाद में आपको साउंड फिर से बताइए, बड़ी खबर बता रहे हैं आप को भी, फिर से बताइए ये खबर बताइए। बिल्कुल, नेपाल के लोग यानी कि ये जो नेपाल है, और जहां मैं गांव में खड़ा हूं, ये सीवान गांव, और ये 2 देश है और एक गांव, यानी एक गांव 2 देश, एक भगवान 2 देश। मंदिर एक है जहां दोनों देशों के लोग पूजा करते हैं, सामने जो मंदिर दिख रहा है। एक स्कूल है जहां दोनों देशों के बच्चे पढ़ते हैं। बचपन में जो बच्चे एक साथ बड़े हुए, बड़े होने के बाद उन्हें पता चला कि दरअसल हम 2 देश के नागरिक हैं। इस वक्त मैं कुछ लोगों से यहाँ बात कर रहा था अभी, ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे कि अगर चाइना की सह पर अगर नेपाल भारत से युद्ध करने की स्थिति में होता है तो वो भारत के साथ खड़े होकर चीन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, और ये नेपाल के लोग कह रहे थे। और एक नहीं बल्कि यहाँ 5-10 आप रुक जाइए मेरे साथ। रुपेश, एक तो मैं तारीफ करूंगा, वहां पर कीचड़ है, बारिश है, और इस बारिश में TV9 भारतवर्ष की टीम लगी हुई है। आप और आपके कैमरामैन की मैं तारीफ करूंगा। यहां पर आपके सामने सीधे नेपाल बॉर्डर से बड़ी खबर मैं अपनी टीम को बताऊंगा। इस नेपाल बॉर्डर पे नेपाल के लोगों का कहना है कि अगर भारत से युद्ध की स्थिति आई तो हम भारत के साथ लड़ेंगे नहीं, भारत के लोगों का साथ देंगे और नेपाल से लड़ेंगे हम। सीधे उन्होंने कहा ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। मैं चाहूंगा इसको अगर ब्रेकिंग तैयार कर पाए तो बहुत बेहतर होगा। ये बड़ी खबर, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं यहां पर अपने दर्शकों को एक बार फिर से, सारे पैनलिस्ट को दिखाइए, इस वक्त ये बड़ी खबर है। और ये जैसा कि विशंबर जी बता रहे थे, ये बात सही दिखाई दे रही है। मैं यहां पर अब आपको नेपाल से ही जुड़ा अगला सवाल दिखा रहा हूं, जरा अपनी स्क्रीन पर देखें आप। सीधे चलते हैं यहां पर बिग वॉल पर। ये हमारे इस सर्वे का ये एक और बड़ा सवाल है, ये दिखाइए जरा फटाफट। और इस सवाल को हम आपके सामने लेकर आए क्विकली, जरा देखें। बड़ा सवाल ये है, क्या भारत के खिलाफ नेपाल को चीन ब्लैकमेल कर रहा है? 78% हां, नहीं 16%, कह नहीं सकते 6%। बड़ी बात है, 78% हां कह रहे हैं। और ब्लैकमेल करने की स्थिति कैसे बनी, सीधे मैं लेके जाऊंगा यहां पर। मैं सबसे पहले यहां पर, क्योंकि आप अशोक जी प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। और मैं अभी तक युक्तेश्वर जी के पास नहीं गया हूं, मैं युक्तेश्वर जी आपके पास आने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मनीष झा, ये खबर बताइए मुझे। हमने ये सर्वे दिखाया कि क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं। मनीष, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अगर नेपाल सरकार की हम बात करें तो अभी वो इतना बैकफुट पर क्यों है? क्यों अपने आप को एक तरीके से कहा जाए बिछा दिया चीन के आगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि नेपाल को लेकर भारत सरकार ये मानती है कि जो भी समस्या है वो तात्कालिक है, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनकी टीम की समस्या है, न कि नेपाल की समस्या है। क्योंकि जिस बात को आप लोग जिक्र कर रहे थे नेपाल के लोगों की, तो मैं आपको बताऊं कि आज की तारीख में भी भारतीय सेना में 32,000 गोरखा सैनिक हैं। और जब हम बात गोरखा सैनिक की करते हैं तो निशांत, आज ही सैम मानेकशॉ की पुण्यतिथि है, और सैम कहा करते थे कि अगर कोई सैनिक ये कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता हूं तो वो गोरखा सैनिक होते हैं। तो वो गोरखा सैनिकों का भारतीय सेना में एक इतिहास है। हमारे आर्मी चीफ नेपाल की सेना के प्रमुख होते हैं, नेपाल के आर्मी चीफ हमारे सेना के प्रमुख होते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आज या आने वाले कभी भी अगर भारत पर संकट होगा तो नेपाल और गोरखा सैनिक हमेशा हमेशा भारत के साथ रहेंगे। Understood. हाँ, रही बात अगर चीन के चंगुल में नेपाल चले गया तो भारत समर्थ है
उसे बचाने के लिए। मैं चाहूंगा ये जो ब्रेकिंग अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया, इसके इसी ग्राफिक्स के ऊपर प्लीज उसको प्लेस करें। अशोक सर, जियोपॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है, हमारे साथ ऐसा मुल्क रहा है हमेशा जो हमेशा अच्छे बुरे वक्त में हम कहते हैं हम उनके साथ रहे, वो भी हमारे साथ रहे हमेशा, लेकिन अब वो पलट रहा है। चाहे वो कम्युनिज्म की सरकार हो, कम्युनिस्ट की सरकार हो, कोई भी वजह हो, आपको लगता है कि नेपाल काफी दिनों तक इस राह पर नहीं चल पाएगा? जी निशान, मैं आपसे सहमत हूं जो नहीं चल पाएगा, क्योंकि देखिए एक हमेशा नेपाल जब चाहे वहां पर मोनार्की रही हो या पिछले कुछ वर्षों में जब वहां पर डेमोक्रेसी आई है, उन्होंने हमेशा प्रयास किया है चाइना कार्ड हमारे विरुद्ध प्ले करने का। जो अगर वो हमसे ज्यादा चीज चाहते हैं तो वो चाइना कार्ड प्ले कर देते हैं, जिससे कि भारत उनके तरफ और जेनरस हो जाए। परंतु अभी जो हालात हैं वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, और इसीलिए वो जो दोनों कम्युनिस्ट पार्टी हैं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और इनकी कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें काफी मेल हो गया है, काफी उसमें गठबंधन हो गया है। और चीन चाह रहा है जो उनकी तरफ कुछ पैसा देकर, उनकी तरफ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर उनको लुभाए और उनको अपनी तरफ ले आए। हालांकि ये भी हमने देखा है जो नेपाल ने भी अपने दे हैव ट्राइड टू पुट देयर फुट डाउन। जो आप जो हमें प्रोजेक्ट्स बता रहे हैं वो हमारे फायदे के लिए नहीं है, आपके फायदे के लिए हैं, या उनके दाम बहुत ज्यादा हैं। आपको याद होगा एक डैम का भी प्रोजेक्ट उन्होंने एकदम कैंसिल कर दिया था। अभी के जो हालात हैं निशान जी, आप जो बता रहे थे, उसमें केपी शर्मा ओली के अपनी जो प्रधानमंत्री की गद्दी है वो हिल डुल गई थी, वो डगमगा रही थी, तो उसको उन्होंने बचाने के लिए भारत के विरुद्ध ये षड्यंत्र रचा है। और इसमें हमारे जैसे आर्मी चीफ ने कहा इट हैज बीन डन एट द बिहेस्ट ऑफ सम अदर कंट्री, तो बिहेस्ट चाइना, परंतु केपी शर्मा ओली ने अपनी पोजीशन बचाने के लिए ये सब किया है। परंतु मेरे विचार से बहुत शॉर्ट साइटेड है, आप बहुत मायोपिक है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अशोक सर, क्योंकि जो आप बता रहे हैं, आई एम सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन जो आप बता रहे हैं इत्तेफाकन हमारी जो अगली ब्रेकिंग न्यूज है वो इंडिकेट कर रही है जो आप कह रहे हैं। एंड दिस इज नॉट सरप्राइजिंग। क्यों? क्योंकि स्टैंड बाय रुपेश मैं आपके पास आ रहा हूं। नेपाल में पीएम ओली के खिलाफ हो सकता है विद्रोह। पूर्व पीएम और पार्टी नेता प्रचंड की बगावत। ओली के घर पर आज मीटिंग हुई, ओली खुद नहीं आए। भारत के खिलाफ नीतियों को लेकर मुश्किल में ओली सरकार। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ओली के घर पर आज मीटिंग हुई और ओली खुद नहीं आए। देखिए, अगर कम्युनिस्ट की सरकार की अगर बात की जाए नेपाल में तो उसके तीन धड़े हैं, उसके तीन धड़े हैं। एक प्रचंड है, एक ओली है और एक और है। तो यानी कि ओली अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। मैं सीधे जाऊंगा यहां पर रुपेश के पास ग्राउंड के हालात जानने के लिए। रुपेश, आपने मुझे यह तो समझा दिया कि हकीकत क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर अभी सरकार की बात की जाए तो सरकार के प्रति वहां के लोगों की क्या भावना है, क्योंकि आप सीधे नेपाल बॉर्डर पे खड़े हैं। जी बिल्कुल, देखिए लोग ये कह रहे हैं और मैं दुर्भाग्य से बात नहीं करा पा रहा हूँ। मेरे पास सैकड़ों लोग, 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मेरे पीछे अगल बगल दाएं खड़े थे। बारिश की वजह से वो यहाँ से चले गए और बहुत लंबी बातचीत मेरी उनसे हुई। जब लोग भारत को लेकर के जो रणनीति है नेपाल सरकार की, नेपाल सरकार और ओली को खास तौर पे अपने निशाने पे लिए हुए थे। जिस तरीके से पुष्पकमल दहल प्रचंड और माधव कुमार नेपाल ओली सरकार की मुश्किलें चाहे इसके पहले हों या फिर इस वक्त जिस तरीके से आज आप बता रहे हैं कि बैठक में खुद ओली नहीं आए और क्या कुछ वहाँ पे चल रहा है। काठमांडू में विद्रोह की सुगबुगाहट भी हो गई है, लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं। मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ उस इलाके में एक बड़ा जो नागरिकता संशोधन कानून वहाँ पे पास हुआ, उसको लेकर इस इलाके में कई विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। खासकर महिलाएं खासी नाराज हैं ओली सरकार से और विशेष तौर पर ओली से, केपी शर्मा ओली से, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो सरकार और जिस नेपाल में वर्षों से उन्हें शादी करने के बाद से नागरिकता मिल रही थी, वो अचानक से उस सदियों के संबंध पर एक सरकार ने, एक व्यक्ति ने ये कुठाराघात किया है। और बड़ी आबादी है, अगर तराई और कुछ पहाड़ी को छोड़ दें तो लगभग नेपाल की पूरी आबादी भारत के साथ है, भारत के साथ रहना चाहती है। ये अगर नेपाल के लोगों से आपने जो बात बोली है रुपेश, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं यहाँ पर परेशान करूंगा, बहुत तेज बारिश है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के
के लिए ये इस वक्त का बड़ा चीज है। आपको बताई, वहां के लोग खुद भारत के साथ हैं और नेपाल के खिलाफ हैं अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आती है। हम वापस आते हैं अपने सर्वे पर। बीच बीच में ब्रेकिंग हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि खबरों का जो फ्लो है वो रोकेंगे नहीं। हमारे सर्वे का चौथा सवाल, विशंबर सर और युक्तेश्वर जी प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं। क्या अमेरिका चीन में युद्ध का माहौल बन चुका है? यह सवाल है, सीधे मैं लेकर चलता हूं आपको यहां पर। क्या अमेरिका और चीन में युद्ध का माहौल बन चुका है? अब यहां पर जो जवाब है, हां 48%, नहीं 47%, कह नहीं सकते 5%। ये इकोनॉमिक कंसिडरेशंस की वजह से ये ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो आपको मिक्स सवाल दिख रहा है। देखिए आप, क्या अमेरिका और चीन में युद्ध का माहौल बन चुका है? हाँ 48%, नहीं 47%, कह नहीं सकते 5%। मैं आ रहा हूं इस सवाल पर और मेरे साथ अभी मौजूद है सुमित भी, उनके पास कुछ खास जानकारी है इस सवाल पर, वो भी उनके पास लूंगा मैं। लेकिन सबसे पहले युक्तेश्वर जी, बड़ी देर से आप मेरे साथ हैं, माफी चाहूंगा आपको थोड़ा देर से इंट्रोड्यूस करने के लिए। क्या अमेरिका और चीन में अभी इस वक्त युद्ध का माहौल बन चुका है? क्या अमेरिका धीरे धीरे पिन चुबो रहा है? क्योंकि हमने यही अमेरिका की स्ट्रैटेजी देखी है, या तो वो अंदर से रिवोल्ट कराता है जो उसने ताइवान में किया, हांगकांग में किया और चाइना में किया, या फिर वो डायरेक्ट कन्फ्रंट करता है। आपका रिएक्शन? जी बिल्कुल, अगर आप अमेरिका का न्यूज देखें, माइक पोम्पियो ने बिल्कुल खुले शब्दों में बोल दिया है कि उनका जो 50 बिलियन यूएस डॉलर ये काफी होता है। ये जो वो अफगानिस्तान में स्पेंड कर रहे थे अपने ट्रूप्स पे, अब उसको विड्रॉ कर रहे हैं और वो चाइना को टेक ऑन करने के लिए वो ले रहे हैं। उसी तरह से यूएस पेंटागन का जो चीफ है मार्क एस्पर, उन्होंने भी बोला है कि अब हम चीन के लिए नई स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो मैं बिल्कुल 3-4 लाइनों में बता सकता हूं आपको कि चूंकि अब भारत, रूस और क्वाडो के जो कोऑपरेशन मिल गया रहा है, तो चीन हो गया है अब एकांत। हम खो चुके हैं सुशांत, करो ना अब तुम संग्राम, नहीं तो हो जाएगा पूरे देश का देहांत। क्या बात कर रहे हैं आप। लेकिन चीन एग्रेसिव है सर। इसी ब्रेकिंग में आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, हांगकांग को लेकर अमेरिका का चीन पर बड़ा आरोप है और बड़ा एक्शन है। जिनपिंग के अफसरों की अमेरिका में नो एंट्री, हांगकांग में हिंसा करने वाले अफसरों के वीजा पर रोक, साउथ चाइना सी में अमेरिका करेगा वॉर एक्सरसाइज। ये बड़ी खबर मैं बता रहा हूं और इसके बाद एक चाइना का भी रिएक्शन है, वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन अभी हांगकांग हिंसा करने वाले अफसरों को वीजा नहीं, साउथ चाइना सी में अमेरिका करेगा वॉर एक्सरसाइज। हांगकांग को लेकर अमेरिका का चीन पर बड़ा एक्शन। जिनपिंग के अफसरों की अमेरिका में नो एंट्री। मैं सीधे यहां पर चलूंगा, मेरे साथ विशंबर सर है। विशंबर सर, ये जो एक हो रहा है कन्फ्रंटेशन, ये कितना एक्सटेंड कर सकता है? देखिए, जो कोविड का इफेक्ट है वेस्ट में, यूरोप में और अमेरिका में, उससे जो पॉपुलेशन है वहां की, वो बिल्कुल रोष में है और वो पूरा इसको, चाइना को इसका दोषी समझते हैं। और दोषी नहीं वो समझते हैं क्योंकि उनकी एक ओपन सोसाइटी है और उनका एक ओपन, उनकी कंप्लीट गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। वो समझते हैं इसमें चाइना की गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज उन्होंने एक विश्वासघात सा किया है दुनिया के साथ। तो एक बहुत बड़ा रोष है उनके खिलाफ। जहां तक युद्ध की बात है, मैं नहीं समझता चाइना भी युद्ध करना चाहता है अमेरिका से या अमेरिका भी युद्ध करना चाहता है, लेकिन ये कोल्ड वॉर जैसी स्टेट बना देंगे। ये एक्चुअली शेप कर रही है कोल्ड वॉर बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। उनके जो ट्रेड वॉर है वो ऑन है, ट्रेड वॉर पर उनकी सॉल्यूशंस नहीं निकल पाई हैं, उनके बीच में ट्रेड वॉर पर कन्फ्रंटेशन है। उनके जो अलाइज हैं, जो अमेरिका के खास वो है, उनके खिलाफ जिस किस्म से चाइना कार्रवाई कर रहा है, उसमें भी अमेरिका जो है उससे रोष है। तो जो पूरा का पूरा माहौल चाइना ने बनाया है, सर मुझे एक चीज बताइए, मेरा हमारा ये सर्वे में आपको फिर से दिखाना चाहूंगा विशंबर सर, उसके खिलाफ मैं इसी फ्रेम को लॉक करिए, अभी चेंज मत करेगा। क्या अमेरिका चीन में युद्ध का माहौल बन चुका है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं सर क्योंकि अगर ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो साउथ चाइना सी, हांगकांग, ताइवान, भारत, जापान, साउथ कोरिया, हर फ्रंट पर अमेरिका इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है। भारत में ठीक है, चीन ने खुद डिसरप्ट करने की कोशिश की। क्या ये एक तरीके से चीन को पूरा कॉर्नर करने की कोशिश है? बिल्कुल। देखिए, आप एक बात समझिए, 50 इयर्स सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में
एक स्टैंड ऑफ कोल्ड वॉर रही, लेकिन कभी दोनों डायरेक्टली कन्फ्रंट करके लड़े नहीं। मैं वही बात कहना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कभी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, डायरेक्ट एक आर्म्स वॉर, डायरेक्ट कंप्लीट वॉर जो होती है वो विद वेपन्स अमेरिका और चाइना आज लड़ेंगे या लड़ने की स्थिति में है या लड़ना चाहेंगे या वो बादल मंडरा रहे उसके, ऐसा नहीं है। लेकिन बिल्कुल अमेरिका की पूरी कोशिश है कि चाइना को आइसोलेट कर दिया जाए और चाइना भी उसी आइसोलेट, ये जो आप देख रहे हैं ना नेपाल में, लेकिन सर जो आप देख रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, जो आप देखते हैं बांग्लादेश में, ये उसी का परिणाम है। जी, लेकिन सर अभी जो मेरे पास जानकारी आ रही है, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। हांगकांग पर अमेरिका को चीन की धमकी, हांगकांग मामले में दखल देना बंद करे अमेरिका। सीसीपीसी अधिकारी के वीजा रद्द करने पर भड़का है चीन, यह इस वक्त की बड़ी खबर। और सीधे युक्तेश्वर जी, चाइना अपनी मसल फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहा है, यह दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या चीन एक ग्लोबल अलायंस के खिलाफ खड़ा हो सकता है युक्तेश्वर जी? बहुत मुश्किल होगा उसके लिए, क्योंकि जब एक ऐसा कंट्री अमेरिका का अगर भारत को सपोर्ट मिल जाए जिसकी जीडीपी होती है 22-23 ट्रिलियन यूएस डॉलर और चीन केवल 14 ट्रिलियन है, अमेरिका का डिफेंस पे एक्सपेंस इतना ज्यादा है, और खुद जब वो बोल रहा है, उसके जो पेंटागन जो डिफेंस का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर होता है, उनका जो चीफ बोल रहा है कि अब हम उनके लिए अलग स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो एक नॉन फॉर्मल नहीं है इक्वाडोर, लेकिन इसका अगर अलायंस बन जाएगा तो चीन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आप एक से लड़ सकते हैं, दो से लड़ सकते हैं, लेकिन जब 10 बड़े ताकतवर लोग, बड़े ताकतवर देश जैसे रूस भी अगर भारत के साथ में आ जाए, और आ ही रहा है अब, चूंकि आपने भी देखा होगा पिछले अभी 2 दिन पहले राजनाथ सिंह जी वहां पे थे, तो उनके सपोर्ट से तो चीन को खलबली हो जाएगी। कभी भी नहीं चाहेगा कि वो डायरेक्ट युद्ध में लड़े, क्योंकि उसके पास तिब्बत और ताइवान का और अब हांगकांग का, ये तीनों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, डोमेस्टिक प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, वो चल रहा है। और इसके बाद में अगर इंटरनेशनल जो अलायंस, इतना बड़ा अलायंस अगर हो जाए, जापान, भारत, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और फिर पीछे से फिलिस्तीन, ऐसे देशों का अगर एकजुट हो जाए, तो और कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता। नहीं सर, आप जो बता रहे हैं, मेरा फिर एक ये सवाल खड़ा होता है कि क्या हम एक चीन के खिलाफ ग्लोबल अलायंस देख रहे हैं? ये मेरा सवाल है, और ये सवाल मैं सीधे अजय जी से जानना चाहूंगा। सर, क्या हम एक ग्लोबल अलायंस चीन के खिलाफ देख रहे हैं इन नेक्स्ट शॉर्ट टर्म फ्यूचर? बिल्कुल, देखिए चाइना ने उनका जो व्हाइट पेपर है 2018 का, 19 का, उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 2049 में वो लोन सुपर पावर बनने का सपना देख रहे हैं, जब उनके 100 साल हो जाएंगे उनके रिपब्लिक बने हुए। लेकिन उनके यहाँ की समस्याएं इस वक्त जो हैं, उनके अपनी प्रॉब्लम है एक तरह से, अगर आप देखें इंटरनल, जैसा कि अभी आपके पैनलिस्ट ने बोला। इसके अलावा क्वाड एक उनकी बहुत बड़ी समस्या है। तीसरी, जो अभी पिछले साल एक इंडिया और रशिया का फार ईस्ट फोरम के दौरान आपस में मुलाकात हुई, और उसमें इंडिया ने उनको सपोर्ट करने की कोशिश की है। हालांकि रशिया और अमेरिका की इश्यूज हैं, लेकिन विद दिस मेरे ख्याल में बहुत कुछ हो सकता है इसमें। लेकिन हमको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि हो जाएगा, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि अगर ट्रम्प लौट के आएंगे, ठीक है, क्योंकि जो बाइडेन सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन आप सॉरी बोल रहे हैं, मतलब ट्रम्प लौट कर आएंगे ये डिसाइड करेगा। लेकिन एक कॉमन फैक्टर और भी है सर, एक है कोरोना। हम उसको डिनाई नहीं कर सकते कि अभी उस पर तो कार्रवाई हुई नहीं है। जी, एक्चुअली क्या है, जो उसकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत कुछ डिसाइड कर रही हैं, क्योंकि उसने अपने आप को फॉर लाइफ डिक्लेयर करा लिया है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने, एंड जिसकी वजह से आज आपने देखिए कि उनके यहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। जिनजियांग, तिब्बत, आप यूनान, आप जाइए हांगकांग, मंचूरिया। अंडरस्टूड। सर, आप मेरे साथ बने रहिए। अभिषेक उपाध्याय को स्टैंड बाय पर करिए। सुमित, मैं आपके पास सीधे आ रहा हूं, मेरे सर्वे का अगला पॉइंट, और ये लास्ट सर्वे पॉइंट है, लेकिन इसके बाद 2 सबसे खतरनाक ब्रेकिंग। सीधे चलते हैं आपके साथ, और यहां पर देखिए आप, मेरे सर्वे का ये जो पॉइंट है, ये लास्ट क्वेश्चन है सर्वे का, लेकिन हमारे पास कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें हैं। चीन के विरुद्ध भारत का सच्चा साथी कौन हो सकता है? अमेरिका 22%, रूस
48%, दोनों 30%। और मैं चाहूंगा वो ब्रेकिंग रिवर्स करें, प्लीज वो ब्रेकिंग रिवर्स करें S-400 वाली। अमेरिका 22%, रूस 48%, दोनों 30%। यह एक बड़ी बात है। मैं सीधे चलूंगा और मैं इस खबर को उसी ब्रेकिंग के साथ, सर्वे पॉइंट के साथ दिखाऊंगा। यह सर्वे और वो जो पहली ब्रेकिंग थी S-400। सुमित, क्विकली मुझे बताएं, अलायंस की अगर बात की जा रही है तो पुराना नेचुरल अलाय रशिया रहा है, लेकिन 62 में इनडायरेक्टली अमेरिका ने भी सपोर्ट किया था। लेकिन जिस तरीके से वेपन सिस्टम आ रहे हैं उससे लगता है कि रशिया की प्रेजेंस चीन को और ज्यादा न्यूट्रलाइज करेगी। देखिए, वो ये होना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि चीन जिन हथियारों के ऊपर सबसे ज़्यादा इतरा रहा है या फिर जिन चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा अपने आप को सुपर पावर कहलाने की बात कर रहा है, और ज़्यादातर उसने भी रूस से ही लिए या फिर रूस को देखकर कॉपी किया। अगर आप देखें कि ना सिर्फ उसके जो J-17 या फिर J-20 है, वो कहीं ना कहीं मिग की कॉपी बताई जाती है। और ख़ास तौर पर अब जो S-400 चीन ने लिया हुआ है, उसके लिए भी भारत अब लगातार रूस से आग्रह कर रहा है। और ये माना भी जा रहा है कि रूस जल्द से जल्द वो सभी सिस्टम जो है वो भारत को भी दे देगा। और यही वजह है कि चीन को ज्यादा घबराहट हो रही है, क्योंकि अगर वो डिफेंस सिस्टम भारत के पास आ गए, क्योंकि लगातार निशांत हम ये बात कह रहे हैं कि वो एक गेम चेंजर के तौर पर देखे जा रहे हैं, यानी वो गेम चेंजर जो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करेगा। निशांत, सुमित, जस्ट होल्ड योर थॉट। इस वक्त बड़ी खबर मेरे सामने आ रही है, अमेरिका का भारत को खुला समर्थन। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, फाइटर जेट ट्रेनिंग में भारत को शामिल करेगा अमेरिका। गुआम एयरबेस, डोंट मिस दिस एयरबेस, जो चीन को बड़ा परेशान करने वाला है, वहां पर ट्रेनिंग में शामिल होगा भारत। भारत के समर्थन में अमेरिकी सेनेट का प्रस्ताव, गुआम एयरबेस। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ हैं लद्दाख से। अभिषेक, बहुत बड़ी खबर है ये, अमेरिका को जो भारत को इन्वॉल्वमेंट, और वो भी गुआम एयरबेस, ये स्ट्रेटेजिकली सीधे तौर पर इस टाइम पर अमेरिका का खुला समर्थन है। ओवर टू यू अभिषेक, बताइए मुझे इस बारे में। बिल्कुल निशांत, अमेरिका का पूरा समर्थन है, और अमेरिका का समर्थन है जो कई अलग अलग पहलुओं पर है। साउथ चाइना सी देखा हमने, मालदीव के पास डियागो गार्सिया है, वहां पर वो अपने 9,500 सैनिक तैनात कर रहा है जर्मनी से यहां पर ला करके। ये गुआम बेस का जो आपने जानकारी दी है, ये भी अपना। तो ओवरऑल जो है अमेरिका ही नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का जो कॉकोस बेस है वो उसने इंडिया के साथ समझौता किया कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया भी अपना जो नेवल बेस है उसमें एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जो यूरोपीय देश हैं और साउथ चाइना सी में जो और भी कई स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो कंबोडिया को लीजिए, वियतनाम को, लाओस को, थाईलैंड को, ये सब के सब चीन के सताए हुए हैं और एक पूरा सर्किल बन रहा है, एक पूरा रिंग बन रहा है। और ये रिंग चीन को चारों ओर से घेरने के लिए, और हिंद महासागर में एक आखिरी बात और मैं जोड़ दूं निशांत, कि मलक्का की जो खाड़ी है उसके पास जिस तरह से भारत मजबूत है, वो इकलौता रूट है चीन की ओर। 70% चीन का कारोबार वहां से होता है। तो चीन को चारों ओर से दबा देने की योजना है, और ये बहुत जरूरी है जिस तरह से चीन हर एक देश की सीमा को इंक्रोच कर रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, आपके सामने है, और ये अब दोनों के साथ की बात हो रही है। एक वेरी क्विक रिएक्शन, मैं अपनी सभी मेहमानों से एक क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। सबसे पहले युक्तेश्वर जी, भारत के साथ कौन है? आप लंदन में हैं, चीन की आपको अच्छी जानकारी है, भारतीय हैं, क्या ये एक ऐसा अलायंस बन रहा है जो हम सर्वे के हिसाब से दिखा रहे हैं? और मैं चाहूंगा वो अमेरिका वाली ब्रेकिंग दिखाते रहे सर्वे पॉइंट के साथ, कि जहां पर भारत ने कल, जैसा मैंने बोला था, दोनों को साध लिया है, रूस को भी और अमेरिका को भी। जी बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका और रूस का ऐसा 50-60 सालों में कभी भी नहीं हुआ कि रूस, अभी हमारे पैनलिस्ट भी बोल रहे थे कि उनके बीच में हमेशा एक कोल्ड वॉर चलता रहा 1945 से लेके 80 तक, जब यूएसएसआर बिखर गया और रूस बन गया, तो तब तक चलता रहा। और इस बार अगर रूस और अमेरिका दोनों भारत के साथ में आ जाए, तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि चीन हो जाएगा बिल्कुल एकांत और हो जाएगा उसका। लेकिन मुझे एक बात बताइए युक्तेश्वर जी, क्योंकि आप इन सब चीजों को समझ रहे हैं, क्या ये बात सही है कोरोना को लेकर रूस भी चीन से बहुत ज्यादा त्रस्त है, और एक तरीके से वो भी इसको बैकस्टैबिंग के तौर पर ले रहा है, और यही वजह है कि वो समझ गया है कि सच्चा साथी चीन नहीं हो सकता, भारत ही है। क्योंकि केवल रूस नहीं, रूस और यूरोपियन जितने भी कंट्री हैं, मैं भी यहाँ का एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं,
और मैं ये देख रहा हूं कि ये सब लोग सोच रहे हैं कि चीन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं होता है। मैं काफी आपको वीडियो ऑडियो सब भेज दूंगा, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है चीन किसी भी चीज में। तो इस ट्रांसपेरेंसी को लेकर के रूस में, अमेरिका में, यूरोप में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, सब जगह खेद है, चाहे वो लोकल लेवल पे हो या गवर्नमेंट लेवल। ठीक है, पॉइंट नोटेड। अब मेरे पास सिर्फ फ्यू सेकंड्स, हमारे सभी मेहमानों से मैं एक एक सवाल लूंगा क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, स्टार्टिंग विद अशोक सर। और मैं चाहूंगा मेरी टीम ये सारे सर्वे पॉइंट्स बीच में एक एक करके फ्लैश करे। सर, अभी की जो स्ट्रैटेजी है भारत की, इस स्ट्रैटेजी में क्या हम लोगों ने रशिया और अमेरिका को बैलेंस करके चीन के खिलाफ एक इंपॉर्टेंट अलायंस ग्रुप तैयार करने में रोल अदा किया है? देखिए निशान, मैं ये कहूंगा जो इस समय रूस का हमारे साथ आना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि रूस चीन के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है, बहुत निर्भर करता है। आपको याद है 2014 में वेस्टर्न पावर्स अमेरिका ने रूस को धकेल दिया था चीन के आगोश में। तो चीन के विरुद्ध रूस इस समय कुछ नहीं काम कर सकता है। आगे चलते हुए हमारे साथ आए वो अलग बात है, परंतु इस समय हमें रूस के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूरोप है, इन सब देशों के साथ मिलकर हमको अपना अलायंस बनाना चाहिए। अब अजय सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जिस तरीके से भारत मूव कर रहा है, अगर मैं फ्रंट की बात करूं, प्योरली सिर्फ फ्रंट की बात करूं, फोर्सेस के लिहाज से बात करूं, तो ऐसा लगता है कि हम अपने इंटरेस्ट को इररिस्पेक्टिव ऑफ अलायंस आगे बढ़ते जा रहे हैं और उसको प्रोटेक्ट करने में हमारे पास एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस है कि हां, इनके साथ गलत हुआ है और ये ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इसमें एक चीज मैं बस जोड़ना चाहूंगा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो स्टेट ऑफ मलाका की आपने बात करी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन में हमारी जो प्रेजेंस है, और वो उसका 70%, जो 71% उसका जो ट्रेड है वो उसके थ्रू होता है, स्टेट ऑफ मलाका और सुमडो के थ्रू। अगर हम उस पे लगाम लगा सकेंगे, और जो कि हमारी इंडियन नेवी केपेबल है, तो उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, जो मैंने सबसे पहले बोला था कि हमें अपनी ही इकोनॉमी नहीं बढ़ानी है, हमें उसकी इकोनॉमी पे चोट करना है, एंड तब जाकर के उसको हम काबू में कर सकेंगे। और जहां तक हमारे फोर्सेस का सवाल है, आई थिंक इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की जो इंटीग्रेटेड फोर्स है और उसके साथ नेवी का, इट इज क्वाइट केपेबल कि हम अपने इंटरेस्ट को अपने आप देखभाल कर सकते हैं। विशंबर सर, वेरी क्विकली सर, मुझे एक चीज समझाइए, क्या चीन इस वक्त इस बात से अवगत है कि दिस इज द वर्स्ट टाइम भारत से पंगा लेना? देखिए, इसको दूसरी तरह लीजिए, चीन को कब पंगा लेना है उसको छोड़ दीजिए। आप ये देखिए ना कि आपके लिए कैसा माहौल है। पहली बात तो ये है कि आज पॉलिटिको मिलिटरली, पॉलिटिको डिप्लोमेटिकली काफी कंट्रीज आपकी तरफ लीन है। सब चाइना से नहीं छोड़ सकते, चाइना का ग्लोबली वर्ल्ड सरप्लस, ट्रेड सरप्लस है, सब दुनिया उससे परेशान है, तो दे आर लीनिंग टुवर्ड्स यू। लेकिन अगर आपकी ग्राउंड बैटल होती है तो भाई सारी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है कि आप चाइना को क्या लेसन सिखा सकते हो। उसमें कोई आपका मदद नहीं देने वाला, आपको हथियार सब दे देंगे, लेकिन आपको आज चाइना दुनिया को अगर दिखाना है, दुनिया को अपने साथ करना है, तो कार्रवाई आज करनी पड़ेगी। मैं आपको यहीं पर रोकूंगा, माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा ओवर जा चुका हूं। और बॉर्डर पर भाई साहब, बॉर्डर पर प्रोएक्टिव होके, अंडरस्टूड, गॉट योर पॉइंट सर, बॉर्डर पर प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।